नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने परसेंटेज टॉपिक के अगले पार्ट की। मतलब हमने 8 लेक्चर अपने देख लिए थे। आज हमारा कौन सा लेक्चर है? 9वां लेक्चर। और मैंने यहाँ लिख के रखा है कि आज हम क्या पढ़ेंगे? यूनिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, आज हम 5 प्रकार के सवालों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले टाइप न्यू रखा है किस नाम पर? वेन आरेख पर आधारित प्रश्नों पर। ये कोई खास ये नाम स्पेशली देना नहीं है अपन को, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है वेन आरेख। अगर मैंने लिख दिया उसका मतलब ये है कि समझिए, अगर कुछ लोग हैं यहाँ, समझ लो कॉन्सेप्ट क्या। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। कुछ नहीं, अगर कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कुछ लोग जो हैं दोनों बोल रहे हैं, तो उसकी संरचना कैसे डिसाइड होगी? तो अगर मैं इसको मिटा दूं, तो अगर मैंने लिखा कि ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ये इंग्लिश बोलने वाले लोग यहां बैठे हैं, अंदर देख लो, ठीक। तो ये प्लेस जो है वो किसका है? कोई बताए मुझे। तो आप कहोगे कि सर ये कौन सा है? ये बोथ का केस है। मतलब इसके भीतर जो आते हैं वो हिंदी भी जानते होंगे और इंग्लिश भी जानते होंगे। चलिए देखिए, ये बहुत भारी भरकम चीजें नहीं है, इनको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। हमको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लिखना नहीं, मैंने आपको केवल बता दिया कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। ये कौन सा केस है जो बीच में है? ये दोनों बोलते हैं। मैंने एक जनरल आइडिया दिया आपको। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। और ध्यान रखना भाई, थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी बीच में, इस कारण से वीडियो रुक गए थे। आज हम क्या जानने वाले हैं? केवल जितने सवाल पढ़ेंगे, ठीक, इस टाइप के सवालों में आपका ये मान के चलना पेपर का 1 अंक रखा हुआ मिलेगा। जितने भी टाइप आज कवर होंगे आज की क्लास में। क्लियर हो रही है बात? एक क्वेश्चन कंफर्म है भाई। आओ पूरे एनर्जी के साथ खत्म करते हैं क्वेश्चनों को। चलो, मैंने कहा कि क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, जिसका आंसर है वो आंसर भी कर देना। देखो क्या लिखा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% विद्यार्थी केवल क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ये केवल का मतलब क्या लिखा है? ओनली। मतलब 60 के 40% लोग केवल हिंदी बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब पढ़ो आगे। 25% स्टूडेंट केवल क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। ओनली इंग्लिश। आ गई बात समझ में? केवल शब्द लगा हुआ है। तथा रिमेनिंग स्टूडेंट दोनों बोलते हैं। दोनों मतलब हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। तो क्या बोला है? तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं? क्या अंग्रेजी बोलते हैं? क्या अंग्रेजी के पहले ओनली लिखा था? नहीं लिखा था। आपको जानना है कि वह अंग्रेजी बोलना जरूरी है, जिसका हमको आंसर निकालना है। हमको वो स्टूडेंट चाहिए जो अंग्रेजी जानते हैं, मतलब बोल रहे हैं, ठीक। जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट हिंदी बोल रहा है वो अंग्रेजी भी बोले। आ रही बात समझ में? मैंने थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इसमें क्या बोला है कि अंग्रेजी बोलने वाले स्टूडेंट बताओ। मेरे कहने का मतलब साफ समझ में आ जाना चाहिए आपको कि अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए, भले ही वह 1000 भाषाएं जानता हो, भले ही वह हिंदी ही बोलता हो। आ गया समझ में? लेकिन अंग्रेजी बोलने वालों को हमको निकालना है। तो चलो क्वेश्चन देख लो भाई। हमको सबसे पहले जो डेटा दिया है हम क्या करेंगे? पहले निकाल लेंगे कि आखिर कितने लोग केवल हिंदी बोलते हैं। तो ओनली हिंदी में क्या कहूंगा? 60 के 40% स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? ओनली हिंदी, केवल हिंदी बोलते हैं। तो चलो, मैंने कहा था कि 1% कितने जीरो को काट देगा? 2 जीरो को। तो कितने लोग बोलते हैं भाई? गुणा करवा दो, 6 चौको 24। चीजें क्लियर हो गई? ये प्रतिशत बटे में जाएगा, 100 लेगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 24। अब मैं अगर निकाल लूं ओनली इंग्लिश, मतलब जो स्टूडेंट केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल इंग्लिश कितने परसेंट बोलते हैं? 25%। ये 25% किसके भाई? 60 के ही तो 25% होंगे ना, ठीक। अब देखो, 60 का 25% अगर आपको निकालना है भाई, तो क्या करना पड़ेगा? 25% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 60 गुणे 1/4। अब 15 चौको 60। तो कितने स्टूडेंट हिंदी बोल रहे थे? यहां 24 बोल रहे थे। इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं? केवल 15 लोग। अब मुझे ये बताओ, इसमें क्या लिखा था? शेष विद्यार्थी दोनों बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हिंदी बोलने वाले 24 लोग हैं और इंग्लिश बोलने वाले 15 लोग हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 4 9। आ गई बात समझ में? अच्छे से देख लो, ठीक। 15 चौको 60 हो गए, सारी चीजें क्लियर हैं। 4 5 9 और 2 1 3, मतलब टोटल 39 लोग हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो देखो, अब हम निकाल लें कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, बोथ, ठीक। तो स्टूडेंट बताओ टोटल कितने थे? टोटल थे, आप कहोगे सर कितने थे? टोटल
60। चीजें क्लियर हो रही हैं? 60 में घटा देना इन लोगों को, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश को निकाल दोगे तो 24 प्लस 15 मतलब 60 में से घटे 39, तो कोई मुझे बताए कितना बचा? तो देखो 39 घटा 60 में तो कितना आया भाई? 21। कोई मुझे बताए ये 21 क्या आया है? तो ये 21 वे लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अब अपन देखो ये सारे डेटा जब हमने निकाल लिए 25, 15, 21, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं मिला। देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं? तो वो कहेंगे सर देखिए आंसर तो आ गया, अंग्रेजी वाले तो 15 लोग हैं। लेकिन ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में केवल नहीं लिखा है कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए। क्वेश्चन बोला है अंग्रेजी बोलना जरूरी है, भले ही वह हिंदी बोलता हो। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना ये आंसर कभी नहीं होगा क्योंकि उसने केवल शब्द नहीं लिखा है। पकड़ना बात को। ये हो गया 21। अब देख लो भाई, हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। वो ये नहीं बोल रहा कि केवल, ठीक, आप समझ लो। यहां देखो, अब मैंने यहां वेन डायग्राम बनाया, इसको मिटा देता हूं, अच्छे से समझ लो। यहां मैंने यहां कहा कि इतने लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब देखना, ये जो डब्बा है वो कौन से बोलने वालों का भाई? वो इंग्लिश बोलने वालों का है। समझना अच्छे से। ये बताओ केवल हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं? तो रख दो भाई कितने हैं, 24 लोग क्या बोलते हैं? हिंदी। ये जो डब्बा है वो हिंदी वालों का है, अच्छे से समझ लेना। और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग आए हैं? 15 लोग आए हैं, तो ये हैं 15 भाई। अब दोनों, मतलब देखो यहां लिखा था ना शेष विद्यार्थी दोनों बोलते हैं, तो हमने 60 में से इन दोनों को घटा दिया तो कितना बचा? 21। मतलब ये 21 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो हमने इनको कहा, मैंने कहा था बीच वाला एरिया जो होगा वो किसका होगा? बोथ वाला केस होगा। तो हमने क्या रख दिया भाई यहां? 21। अब मुझे अगर बोला कि कितने लोग या कितने स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश निकालने के लिए हमको किस पर फोकस करना है? इंग्लिश वाले डब्बे पे। ये देखो मैंने शेडेड कर दिया इस पोर्शन को पूरा, 6 अंकित भाग। मतलब ये 21 लोग बेशक क्या हिंदी भी बोलते हैं, आगे बात समझ में, लेकिन ये 21 लोग क्या बोलते हैं? और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो हमको क्या निकालना है कि इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थियों की क्या बताइए? संख्या बताइए, ठीक है ना। अब देख लो भाई, 15 लोग तो इंग्लिश बोल ही रहे थे और ये दोनों बोलने वाले हैं, मतलब इंग्लिश ये भी जानते हैं। तो हमको तो कुल इंग्लिश निकालने हैं, कितने बोल रहे हैं? तो 5 1 6 और कितना आ गया भाई? 2 1 3। तो 36 स्टूडेंट क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको क्या मैं ये समझा पाया कि ओनली इंग्लिश और इंग्लिश में अंतर क्या है? ओनली इंग्लिश मतलब केवल इंग्लिश ही बोलना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं बोलना है। और मतलब आप एक बात समझ जाओ, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दूं, अंग्रेजी की जगह हिंदी कर दूं, तो मुझे कोई कमेंट करके जल्दी से आंसर बताए कि कितने विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। तो ये बताओ, जब मैं हिंदी निकालने जाऊंगा तो क्या करूंगा? अब ये एरिया देखूंगा कि ये हिंदी वाले पोर्शन में कितने संख्याएं बैठी हुई हैं। तो 24 लोग हिंदी बोलते ही थे और 21 लोग और आ गए जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, लेकिन हमको क्या लेना है? उनमें से हिंदी लेना है। तो 21 लोग बेशक हिंदी भी जानते हैं, तो 24 लोग भाई बोल ही रहे थे हिंदी, और 21 ये बोथ वाले केस से निकल के आ गए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं। तो हमने क्या कह दिया कि ये भले ही इंग्लिश जानता हो 21 लोग भले ही क्या जानते हो? इंग्लिश जानते हो, लेकिन बेशक ये हिंदी भी बोलते हैं। तो 24 हिंदी वाले ही थे, 21 हिंदी वाले और आ गए, तो 4 1 5 2 2 4 45 स्टूडेंट क्या बोल देंगे भाई? हिंदी बोल देंगे। आ गया समझ में? तो चीजें क्लियर हो गई। ये बहुत बेसिक प्रकार था। अब आइए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। लिखा हुआ है भाई, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, ठीक, 48% विद्यार्थी फिजिक्स में पास हुए, 30% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों में पास हो रहे हैं, ठीक। तो बताओ कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, ठीक। यहां एक चीज देखोगे आप, 65% दिया है, 48% दिया है और 30% दिया है, और लास्ट में परसेंटेज में ही क्या पूछ रहा है कि आंसर बताओ कि आखिर फेल कितने हुए। चीजें क्लियर हो रही? पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां ओरिजिनल वैल्यू दिया कि इतने परसेंट से 60 लोग क्या बोलते थे, ये कहा जाए 60 स्टूडेंट में से 40% ये बोलते थे, 20% ये बोलते थे, ऐसे करके था। लेकिन इस बार क्या बोला है, आपको 3 परसेंटेज वैल्यू देके आखिरी आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा है। अब देखो क्या करना है, आप एक काम करो, देखो इंग्लिश में पास हुए हैं क्या 65% विद्यार्थी, तो आप कहोगे जी हाँ।
अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है। देखो ये भालू देख रहा है आपकी ओर, इसके सींग लगी हुई है, इसीलिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ लोगे तो ये भालू आपको डराएगा नहीं, अगर नहीं पढ़ोगे तो देखो सींग इसकी बड़ी चुखीली है। आओ यहां देखते हैं क्या करना है सॉल्यूशन में। सीधे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप बेन आरेख बना लीजिए, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे काम करना। चलो परीक्षा में इंग्लिश का सब्जेक्ट ये है और फिजिक्स का सब्जेक्ट मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मतलब इतने लड़के इंग्लिश में पास हो रहे हैं, इतने लड़के फिजिक्स में पास हो रहे हैं। ये कैसा वाला केस है आपको पता है? बोथ वाला। तो जो मान जिसका दिया है वो उठा के रख दो, यहां लिख दो 65%। आ गई बात समझ में? अब परसेंटेज नहीं लगाना तो ना लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी दोगे तो कोई समस्या नहीं है, नहीं भी लगाते हो तो भी कोई समस्या नहीं। चलो फिजिक्स में कितने परसेंट पास हो रहे हैं भाई? 48%, तो लिख दो यहां 48। दोनों में कितने पास हो रहे हैं? ध्यान रखना एक चीज कि ये पास है तो ये भी पास होना चाहिए और ये जो आए ये भी पास वाला होना चाहिए, मतलब ये सभी पास होने वाले स्टूडेंट लिखने हैं आपको परसेंटेज में। आ गया समझ में? 30% विद्यार्थी दोनों में क्या हुए? पास हुए। अच्छी बात है भाई, ये लो। अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, आपको यह निकालने के लिए कि कुल कितने लड़के पास हुए परसेंटेज बताना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़िएगा। गौर से देखना क्या बोल रहा हूं, इन दोनों को जोड़िएगा। तो चलो जोड़ दो, 48 प्लस 65 प्लस 48, 65 प्लस 48। आ गई बात समझ में? ये दोनों को जोड़ दिए, आ गया समझ में? अब ये दो बार है, देखो एक बार इंग्लिश के साथ आ रहा है ये वाला हिस्सा, अच्छे से देख लो, और एक बार फिजिक्स के साथ भी आ रहा है ये हिस्सा। तो जब दो बार आ रहा है तो क्या कर देना है? ट्रिक क्या है? आपको एक बार माइनस कर देना है। कितना? 30। आ गई बात समझ में? बस कुछ नहीं, जो परसेंटेज निकल के आएगा वो पास होने वाले विद्यार्थियों का होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फेल होने वालों का पूछा, तो समझ लेते हैं। चलो 8 5 13 की 3, और यहां से क्या आ गया भाई? एक हासिल बची है, 6 5 11 1 12, 113 और 113 माइनस 30, कोई मुझे बताए कितना होने वाला है? 83। आ गई बात समझ में? 83 में 30 जोड़ देना तो यही आने वाला है। तो ये क्या आ गया भाई कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो रहे हैं? 83% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। लेकिन हमारा आंसर तो किसमें निकालना है कि कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो मैंने आपको परसेंटेज के पहले ही टाइप में बताया था जब वीडियो लेक्चर शुरू हुआ था। तो जब पास कितने हैं 83%, तो ऑटोमेटिक फेल कितने हो जाएंगे भाई? 17%, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों का जोड़ तो क्या बनाना है? 100% बनाना है। हम परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं, हम हर बात करते हैं 100 पर, तो 100 में से जब 83% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे? 17%। आ गई बात समझ में? तो हम देख के आंसर कर सकते थे इसको। आ गई बात समझ में? तो ये चीज क्लियर हुई। चलिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप तुरंत हल करना। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना भाई? किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के क्या हो गए तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हो गए। क्या हो गए? लड़के पास हो गए हैं। आगे समझ में क्या लिखा है? जबकि दोनों विषयों में कुल कितने परसेंट लड़के फेल हो गए भाई? 30% लड़के फेल हो गए। समझना क्वेश्चन को बहुत बारीकी से। यदि परीक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हों, 600 स्टूडेंट हो या लड़के हों, तो कुल कितने लड़के पास हुए? ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं था, ठीक है ना। जिनका आंसर आता जाए भाई बताते जाना, मैं चेक कर रहा हूं। ठीक, तो देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस इस क्वेश्चन में डेटा थोड़ा सा बढ़ा दिया, मान थोड़े से क्या है ज्यादा दे दिया। अब समझो, हमको कुछ नहीं करना है, हमको उसी तरह वेन आरेख बनाना है और सबसे पहले किनका परसेंटेज निकालना है कि आखिर पूरी परीक्षा में कितने परसेंट लड़के पास हो रहे हैं। अब ये बताओ, जब आपको ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, तो बस 600 में से उसी का परसेंटेज निकाल लेंगे। क्वेश्चन सिंपल। तो चलो मैंने यहां सॉल्यूशन लिखा और मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन का हल। यहां देखो भाई, अच्छे समझना। चलो 60% लड़के किसमें पास हुए भाई? गणित में। मैथ्स मैंने लिख दिया यहां थोड़ी देर के लिए, छोटा छोटा लिख रहा हूं, 60 लिख दिया। विज्ञान मतलब साइंस, ठीक, साइंस समझ लेना भाई। कितने परसेंट स्टूडेंट है? 65, तो मैंने 65 लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये कौन से स्टूडेंट है भाई? पास वाले हैं, समझते चलना अच्छे से। इस लाइन में हमको क्या लिखना है? पास पास ही लिखना है। अब बताओ 30% स्टूडेंट फेल हो गए, लेकिन हमको यहां लिखना पास ही है। तो ये बताओ, जब 30% फेल हैं
तो कितने परसेंट पास हैं? 70% पास होंगे। तो हम फेल वाली स्थिति तो लिखते ही नहीं है, हमको लड़के को पास करवाना है। तो कितने परसेंट बोथ के केस में पास हो जाएंगे? 70%। चीजें क्लियर हो रही हैं? बस तो हमको ये निकालने के लिए कि आखिर कितने परसेंट पास हुए हैं, क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं। आ गया समझ में? मतलब 65 प्लस 65 कर दीजिए। चीजें क्लियर हो रही हैं? और 2 बार कौन है? 70 इसमें भी आ रहा है, 70 साइंस में भी आ रहा है, तो हम एक बार इनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। बस जोड़ दो भैया, 6 6 12 125 हो गया। 125 में 70। कोई मुझे बताए कि कितना आ गया भाई? ये सब प्रतिशत में निकल के आएगा। यहाँ परसेंटेज होता है, तो मैंने थोड़ा सा ब्रॉड ना हो जाए इसलिए ऐसा लिख दिया। तो चलो 7 5 12 55% स्टूडेंट आपके क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं। लेकिन ये आंसर नहीं पूछा इस बार क्या पूछा है? 600 लड़के हैं टोटल, तो कितने लड़के पास हो रहे हैं? तो हमको निकालने के लिए हम क्या कह देंगे कि पास होने वाले स्टूडेंट, ठीक, कितने हैं? 600 का 55%। तो मैंने 55 से भाग दे दिया। ये लो भाई, 100 से भाग दे दिया है। कितना आ गया? 6 पंचे 30 की 0, 3 बचा, 6 पंचे 30 3 33। तो ये है हमारा आंसर कि 600 में से 330 स्टूडेंट क्या हो गए हैं? पास होने वाले हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं भाई? बहुत बारीकी से देखो, मैं क्वेश्चन कम ही बता रहा हूं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूं। समझो कि अगर मैं बोल देता यहां कि यहां पास ही रहता, ठीक, कितने परसेंट? 30% पास, तो हम सीधे 30 उतारते और इन दोनों में कितना घटाते? 30 घटाते। चीजें क्लियर हो रही हैं? आ रही है बात समझ में? बस यही था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन का बताना भाई आंसर। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की। देखो क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ना भाई। किसी कक्षा के 72% स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया भाई, आ गया समझ में, और 44% स्टूडेंट्स ने मैथ सब्जेक्ट लिया। आ रही बात समझ में? प्रत्येक स्टूडेंट बायोलॉजी या मैथ्स अवश्य लेता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट कुछ ना कुछ जरूर ले रहे हैं इन सब्जेक्ट में से। फिर लिखा है यदि 40% नहीं है भाई, ये ओरिजिनल डेटा है कि यदि 40 स्टूडेंट्स ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल स्टूडेंट्स की संख्या बताइए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है क्लास के। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। अभी तक ये प्रतिशत वैल्यू रहती थी, ये प्रतिशत वैल्यू रहती थी, और दोनों के केस में भी प्रतिशत वैल्यू रहती थी, तो आप आंसर निकाल के चले जाते थे। लेकिन इस बार 2% वैल्यू दिया है और तीसरे बारे में ओरिजिनल मान ही देके रख दिया है कि 40 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों लेते हैं। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर आपने परसेंटेज छोड़ दिया है, लगता है गलती से, लिख दीजिए। तो ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू दी है। फिर बोला है कक्षा में कुल स्टूडेंट की संख्या बताइए। पैटर्न रट लेना, जैसे बता रहा हूं, सारे यूनिक कॉन्सेप्ट हैं। चलो सॉल्यूशन में समझाना चाहूं, अभी तक जैसे हल करते आए हैं वैसे ही हल करेंगे। कोई मुझे बताए, यहां देखना अच्छे से, ये है बायो वाले लड़के, बायो वाले लड़कों का संगठन दिखा रहा हूं ये, और ये हैं मैथ्स वाले लड़कों का संगठन। अब समझना बहुत अच्छे से, बायो कितने परसेंट ले रहे हैं? 72%। अच्छे से समझना, मैथ्स कितने ले रहे हैं? 44%। परसेंटेज भी लगा देता हूं इस बार, कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही होगी तो ये लगा दिया मैंने। आ गई बात समझ में? अब देखो बीच में परसेंटेज वैल्यू दी है क्या? बोथ वाले केस का बताओ भाई। बोथ, यहां परसेंटेज वैल्यू नहीं दी, लेकिन इस बोथ का मान कितना देके रखा है कि 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं? दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, एडिशनल कह सकते हैं। आगे समझ में? अब हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, ठीक? तो ये बताओ हम क्या करते आए हैं अभी तक? इन दोनों को जोड़ते आए हैं और इसको घटा देते थे, लेकिन इस बार केस ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे? मैं यहां कह रहा हूं कि आपको इस x% की वैल्यू निकालनी है। ये x का साइन बना दिया मैंने, इस x का मान निकालना है सबसे पहले कि परसेंटेज में आखिर ये कितना आएगा। तो आप कुछ मत करना, आप क्या करोगे? आप हमेशा इन दोनों को जोड़ोगे। हम किसका मान निकालने जा रहे हैं? x का मान निकालने जा रहे हैं, ये x का। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने यहां दिखाया आपको। आप क्या करो? इन दोनों को जोड़ो। तो आप क्या कह दोगे? 72 प्लस 44, जरा बताओ कितना आया? 4 2 6 और 7 4 11। चीजें क्लियर हो रही हैं? कितना हो गया भाई? 4 2 6 7 4 11, 116% हो गया जुड़कर, ठीक?
अब देखना 116 यहां लिख दो थोड़ा सा, 116%। तो कोई मुझे बताए ये 116 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 100 + 16%। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, x का मान हमारा तैयार हो गया है 16। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जितना अतिरिक्त आए, आ गया समझ में, 100 से, तो वही क्या हो जाएगा, इस x का मान हो जाएगा बस। तो आपको पता चल गया कि ये x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू है 16%। तो मुझे कोई बताए, अगर मैं, देखो मैंने ये केस बताया है आपको, आप रट के बैठ जाना, बहुत जल्दी होगा, देखने के साथ ही आंसर आएगा। फिर से समझ लो, हमने इन दोनों को जोड़ा, बीच का मान नहीं दिया था, इसकी ओरिजिनल वैल्यू जरूर 40 दी थी, लेकिन बीच का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, कितना आया 116%। 116 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 16 मिल गई। आपको 116 नहीं रख देना है बीच में, आगे समझ में। चलो अब आप कहोगे सर जो 16% है ना वो बोथ वाले हैं, लेकिन इन्हीं 16% की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 40 ही तो दे के रखी है। और ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब किसी क्लास में स्टूडेंट कितने मानकर चलते हैं, आप हमेशा से 100% मान के चलते हो। तो 100% मान के चलने के लिए आपको सबसे पहले 16 का क्या करना पड़ेगा, 16 को बटे में ले जाओ 40 के, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 40/16। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब मैं निकाल रहा हूं मान किसका, 100% से गुणा करवा दीजिए, किस, दोनों साइड गुणे 100, तो इसमें भी 100 का गुणा होगा भाई। तो यहां लिख सकता हूं क्या, 40/16 गुणे 100, काट दूं, 4 चौको 16, 4 दाहम 40, 25 चौको 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 100% की वैल्यू आ गई 250। चीजें क्लियर हो रही हैं। हमारा आंसर क्या है, 100%। तो कुल स्टूडेंट कितने आ गए, 250। 1% की वैल्यू निकाल ली, 40/16, यही काट सकते थे। फिर हमने 100 का गुणा करवा दिया, क्योंकि 100% स्टूडेंट हमने मान के चलते, हर क्लास में होते हैं, ठीक, कोई भी क्लास होगी उसमें हम ये मान के चलेंगे कि 100% स्टूडेंट ही होते हैं, आगे समझ में। अब वो 100% क्या थे, 250 लड़के उस क्लास में मैक्सिमम बैठ सकते हैं, आगे बात समझ में। तो चलिए बात करते हैं, ये देखो ये केस क्लियर हो गया। इतने ही सवाल वेना आरेख में बनते हैं, हर एक सवाल के पीछे 15-15, 20-20, 100-100 सवाल बन सकते हैं जो किताब में लगे हुए हैं। तो पहले बेसिक टाइप देख लेना, फिर बेसिक के बाद उसके नेक्स्ट का देखना, और फिर ये देख लेना, ठीक, 3 तरह के सवाल ही आपको मिलेंगे, आगे समझ में। अब इस टाइप का एक आखिरी सवाल देख लीजिए जो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। सभी लोग आंसर करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का सेम पिछले जैसा है। चलो भाई देख लेते हैं सॉल्यूशन। अब इस बार इसी क्वेश्चन को फास्ट करने का प्रयास करेंगे। 70% कर्मचारी चाय पीते हैं भाई, ठीक, 40% कर्मचारी क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय अथवा दोनों पेय लेता हो, मतलब चाय कॉफी में से कोई ना कोई पीता है, आगे समझिए, या तो दोनों पीते हैं, तथा 90 कर्मचारी, कितने, 90 कर्मचारी दोनों पेय लेते हो, मतलब दोनों पीते हैं, आगे समझो, 90 कर्मचारी। कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं, ये निकालने के लिए चलो जल्दी से बेन आरेख बना लेते हैं, फटाक से देखना भाई, इस बार जल्दी करूंगा। ये बताओ 70% ये हैं चाय वाले, ठीक, ये हैं काफी वाले। काफी वाले कितने हैं, कौन बताएगा जल्दी से, 40% हैं, ठीक। लेकिन क्या 90% में दिया है, नहीं दिया। तो 90 तो ये बोथ वाला केस है, 90 दिया है इसका ओरिजिनल मान। अब बताओ यहां कितना आएगा, तो हमको यहां x का मान निकालना है अगर, तो x का मान क्या होता है, इन दोनों को क्या करो, जोड़ो, ठीक। x का मान निकालने के लिए तो हमने जोड़ा, 70 + 40 कितना आया, 110, और 110 100 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो x का मान कितना निकल के आ गया यहां, 10। तो अब इसका मान आ चुका है 10%। तो मैं यहां कह दूंगा चूंकि 10% जो है वो क्वेश्चन में किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 1% देखो आपको क्या निकालना है, कुल कर्मचारी कितने होंगे कार्यालय में, 100% ही होंगे। तो हमको 100% का मान निकालना है, तो कितने से गुणा करवा दो, दोनों साइड 10 का गुणा करवा दो, 10 दाहम 100, 100%। इधर भी जब 10 का गुणा हुआ है तो उधर भी 10 का गुणा, हमारा आंसर कितना तैयार हो गया, 900। तो 100% बराबर 900, मतलब 900 कुल कर्मचारी हैं कंपनी में, आ गई बात समझ में। तो भाई यही
हमारा जो पहला टाइप था इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित था, अच्छे से नोट्स में मेंशन करके लिख लेना। अब आइए बात करते हैं अपने अगले टाइप के सवाल की। तो चलिए बात करते हैं अपने नए टाइप की सवाल की। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे भाई? क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों पर आधारित सवाल देखने जा रहे हैं। इसके 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 2 कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेंगे। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, एकदम सिंपल। ये बताओ किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ाया जाता है और उसके हर यानी डिनोमिनेटर को 20% से कम कर दिया जाता है, तो परिणामी भिन्न मतलब रिजल्टिंग फ्रैक्शन कितना प्राप्त होता है? आपको 3/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या थी? ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको बताना है जो स्टार्टिंग में। इस तरह के क्वेश्चन में ये बताओ भिन्न क्या होता है? भिन्न जिसे भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और उसका Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हर, तो जिसे भी अंश और हर के रूप में दर्शाया जा सके इस फॉर्म में वो क्या है? भिन्न है। हम हमेशा क्या मान लेंगे? माना, ठीक, फिर भिन्न क्या है भाई? P/Q, ठीक। कुछ लोग P/Q नहीं मानना चाहते तो A/B मान लेने, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। आगे समझ में? चलो अब हमको कुछ नहीं करना है, मैं मान के चलूंगा कि कोई भी फ्रैक्शन है तो जो उसका न्यूमरेटर होता है यानी अंश होता है वो 100% होता है। आ गई बात समझ में? और जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो भी 100% होता है। आ रही बात समझने? तो चलो कुछ नहीं करना है, समझते चलना। आप लिख लेना सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/B अंश को कितने परसेंट बढ़ाया जाता है? 10%। तो देखो 10% बढ़ाया जाने का मतलब जब 100% में 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110%। बस जैसा बोल रहा हूं वैसा करते चलना। ये अंश है और ये है हर। चलो अंश तो बढ़ गया 10%, हर कितने परसेंट से घटा भाई? 20% से घटा। तो 20% घटाओ तो कितना होगा? 100 में जब 20 लेस हो जाएगा तो कितना आएगा? 80%। और जब ये सब घटना घट गई तो हमको रिजल्टिंग भिन्न या परिणामी भिन्न कितनी मिलती है? 3/5। मतलब इस A/B में अंश में 10% की वृद्धि और हर में 20% की कमी होने के बाद जो मान बना है वह 3/5 के ही तो बराबर होने वाला है। आ गई बात समझ में? चलो अब देखना, इसको मिटा दूं अंश और हर को, आपको समझ में आ गया है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो इस 8 का गुणा इससे होगा और इस 11 का गुणा इससे होगा। तो चलो मुझे बताए कोई, A/B का मान ही तो हमको निकालना है, यही तो हमारी क्या थी? मूल भिन्न थी। A/B का मान निकालोगे तो 8 त्रिक 24 और 11 पचे 55। आ गई समझ में बात? कोई मुझे बताए क्या ये कट जाएंगे? कुछ कटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कटने वाले। अगर कटना होता तो पहले ही कट जाता। चलो तो आंसर कितना तैयार हो गया हमारा? 24/55 A/B का मान। फिर से चेक कर लो, 11 पचे 55 और 8 त्रिक 24। तो मूल भिन्न हमारी कितनी आ गई? A/B का मान ही आ गया 24/55। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है भाई इस टाइप का। एक भिन्न के अंश यानी न्यूमरेटर के दुगुने में, ठीक है ना, न्यूमरेटर को 2 टाइम्स करना है, फिर उसमें कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट होना चाहिए? 20% की वृद्धि और हर यानी डिनोमिनेटर के तिगुने में 30% की क्या है? कमी हो जाती है। तो नई भिन्न या परिणामी भिन्न या रिजल्टिंग फ्रैक्शन कितना प्राप्त होता है? 16/21। तो मूल भिन्न बतानी है, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। तो चलो क्वेश्चन फिर से खत्म है। ये देखो हम A/B मान लेंगे, अच्छे से समझना। अब जरा गौर से कोई मुझे बताए कि अंश का कितना बोला है? दुगुना बोला है, तो मैं इसमें कितने का गुणा करवा दूंगा? 2 का, ठीक। अब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की। तो मैं क्या यहां लिख सकता हूं? 120%, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब हर के 3 गुने में, मतलब हर में कितने का गुणा होना चाहिए? 3 का गुणा होना चाहिए। और कितने परसेंट की कमी हो जानी चाहिए? 30% की। तो जब हर जो है डिनोमिनेटर जो है 100% था तो 30 लेस हो गया तो बचा कितना? 70% बचा। और ये घटना घटने के बाद ये जो भिन्न बची वो क्या बची? अब 16/21 बची। अगले ही लाइन में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे। इस लाइन के बाद डायरेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखना, स्टेप वेस्ट नहीं करना, ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है। अब देखना, ऊपर से ऊपर वाला कट सकता है, नीचे से नीचे वाला कट सकता है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21,
7 एक कम 7, 7 दाहम 70, एक 0 से एक 0 शुरू में ही काट सकते थे, ठीक है ना। आगे समझ में, नीचे कुछ बचा, सब साफ हो गया, नीचे ऊपर से काट दो भाई, देखना है सीधे काट दो। 4 चौको 16 और 4 तिहाई 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये तो सब कट गया महाराज, ठीक। a बटे b के साथ ऊपर है 3, तो 3 किससे गुणा होगा, इस 1 से गुणा होगा, और नीचे यहां 1 है, 1 का गुणा किससे होगा, 2 से। हमारा आंसर तैयार 2/3। किसके नहीं समझ में आया कमेंट में बता दो भाई। तो हमारी मूल भिन्न तैयार हो गई 2/3। क्वेश्चन मजा आ रहा भाई करने में कि नहीं आ रहा, बताओ। इतने यूनिक कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, आप व्यवस्थित लिखते चलिए बस, ठीक। एक आखिरी जो होगा अपना लेक्चर वो कल आएगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, हर तरह के सवाल, मतलब मिसलेनियस, ठीक। अभी रुको, अभी जाना नहीं है कहीं, अच्छे से सुनते चलो। हमको क्या करना है, अब एक अगले टाइप में चलना है, ठीक है ना, जो सबसे यूनिक है और जहां से क्वेश्चन तगड़े बनते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आखिरी तरह के सवाल की। देखो मैंने यहां लिख के रखा है तरबूज या फल वाले सवाल अगले टाइप में, और उसका पहला क्वेश्चन मैंने यहां उतार कर भी रखा है। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले कभी भी आपको फल या तरबूज या कुछ भी दे दे, फल से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, तो एक चीज समझ लो, ठीक। क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। सबसे क्या लिखा है, ताजे तरबूज में 70% क्या है, वाटर यानी पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पोत्सर्जित हो गया। वाष्पोत्सर्जित होने का मतलब क्या है भाई, वेपराइज्ड हो गया, जिससे तरबूज में केवल 50% पानी रह जाता है। तो बताओ 20 किलोग्राम ताजे तरबूज यानी फ्रेश वाटरमेलन से कितने किलोग्राम सूखा या ड्राई तरबूज प्राप्त किया जा सकता है। ताजे तरबूज का वजन देकर आपसे सूखे तरबूज का वजन पूछ रहा है। तो देखो एक लॉजिक इसके पीछे है सिंपल सा। मैंने कहा कि कोई वाटरमेलन आप खरीद कर लाओ, समझना मैं जो बोल रहा हूं, कोई वाटरमेलन या कलिंदर बोलते हैं, ठीक है ना, उसको खरीद कर लाओ और अपने छत में ले जाकर रख दो 4 दिनों के लिए, ठीक। तो ये बताओ जब आप 4 दिन बाद वो कलिंदर उठाने जाओगे, कुछ लोग बोलेंगे हम काहे को रखने जाएं, हम तो खाएंगे पहले। तो मैं लॉजिक समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप कलिंदर खरीद के आए और छत में ले जाकर उसको रख दिए, अब 4 दिन बाद उठाने गए। तो कोई मुझे ये बताए कि अगर उसमें 90% वाटर रहा या 70% वाटर रहा, जितना भी वाटर रहा, तो 4 दिन बाद क्या आपको सेम वाटर मिलेगा? तो आप कहोगे जी नहीं सर, पानी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसी के साथ ही मैं एक और क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि ये मैंने बना दिया कलिंदर यानी तरबूज, इसमें वाटर है और इसमें पल्प है। पल्प मतलब समझ लो क्या होता है, दाने वाने जो उसके अंदर होते हैं, पानी बस तो होगा नहीं, दाने भी होंगे, जो पोर्शन हम खाते हैं, आगे समझ में, वो भी होंगे। तो तभी इन दोनों को मिलाकर ही तो उसका क्या बना है, वजन बना है। केवल पानी बस से वजन नहीं बनता किसका, कलिंदर का, उसके अंदर जो मटेरियल है उससे ही बनता है। तो ये बताओ आप छत में ले जाकर जब रखे कलिंदर को तो पानी तो उड़ गया, कि ये कोई ये बताए क्या दाने भी उड़ जाएंगे क्या? जो उसके अंदर 100, 150, 200 करोड़ों में, लाखों में जितने भी दाने हैं उसके अंदर छोटे छोटे, क्या वो भी वाष्पोत्सर्जित हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे समझ में पता चला कुछ लोग बोले सर पानी तो वेपराइज हो ही जाएगा और साथ में इसके दाने भी उड़ के कहां पहुंच जाएंगे, आसमान में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। मैं केवल ये बता रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, जब भी फल या तरबूज बोलकर क्वेश्चन आए तो आपको वाटर और पल्प का अनुपात बनाना है। पल्प मतलब वह हिस्सा जो हम खाते हैं, आ गया समझ में, ठीक। और गांव की भाषा में बोलते हैं गूझा, आ गया समझ में। ये देखो तो ये है क्या, इन्हीं दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वजन बनेगा, ठीक। तो ये बताओ फ्रेश तरबूज था, ताजे तरबूज मतलब फ्रेश वाटरमेलन में कितने % पानी है, 70%। 70% की वैल्यू लिख लूं मैं अगर 10, 7/10। तो देखो पढ़ना कैसे है, अगर 10 किलोग्राम का ताजा तरबूज है, कितने किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का, तो उसके ऊपर पानी कितना है, 7 लीटर या 7 किलोग्राम कह लो इसके लॉजिक के तौर पर। तो देखो मैंने कहा 10 किलोग्राम का तरबूज था, तो उसके ऊपर फ्रेश वाटरमेलन कितने किलो का है, 7 किलो का। तो ये बताओ 3 क्या रहा होगा, तो 3 क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा, वही जो दाने होने का वजन है वो 3 किलोग्राम रहा होगा। तभी तो 7 और 3 मिला के टोटल वजन 10 kg हुआ हमारे हिसाब से। अब जब सूख गया, ड्राई हो गया, ठीक, ड्राई यहां लिख दिया मैंने आफ्टर 4 डेज, ठीक,
ये केवल एक नंबर, कुछ दिन भी लिख सकता है, 10 दिन 15 दिन जो भी लिखना हो। अब जब वेपराइज्ड हो गया मतलब ड्राई हो गया जब तरबूज, तो कितने परसेंट पानी बचा? केवल 50%। तो कोई मुझे ये बताए, सिंपल सा लॉजिक, 50% की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। इसका मतलब क्या है? अगर सूखा तरबूज 2 किलो का था, कितने किलो का? 2 किलो का, तो 2 के ऊपर कितना पानी है भाई? 1 किलोग्राम पानी है। तो 2 के ऊपर 1 पानी रख दोगे तो बताओ पल्प कितना होगा सूखे तरबूज में? ये फ्रेश वाला था और ये सूखा तरबूज है, तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक, आ गई बात समझ में? तो आपने क्या बना लिया? 1:1। अब लॉजिक क्या कहता है कि पानी तो चलो उड़ गया, 7 से 1 हो गया, लेकिन जो पल्प है, जो दाने वगैरह हैं, क्या वो भी उड़ जाएंगे? वो कभी नहीं उड़ेंगे। तो आपको क्या करना है? हमेशा पल्प बराबर रखना है। क्या रखना है? पल्प बराबर रखना है। नोट लगा लेना भाई, अब फिर रट के बैठ जाना। मतलब अगर शुरुआती तरबूज में, फ्रेश वाटरमेलन में 3 क्या है? अगर 3 किलोग्राम दाने थे, उदाहरण के लिए समझने के लिए, तो जब सूखेगा तरबूज तो भी उतने ही दाने होने चाहिए। तो हमको किसको बराबर करना है? पल्प को बराबर करना है। तो कर दीजिए, कितने का गुणा? 3 का गुणा यहां होगा। अब केजी अगर हटा दूं तो 3 का गुणा यहां भी होगा, 3 का गुणा यहां भी होगा। मतलब 3 का गुणा जैसे ही यहां करवाए तो पूरी इक्वेशन में किससे गुणा हो जाएगा? 3 से। तो ये बताओ, अब जो है यहां देखो, फ्रेश वाटरमेलन कितने किलो का है? 10 किलो का। और ड्राई वाटरमेलन कितने किलो का आ गया? 6 किलो का। लेकिन गौर से देखो, हमारा जो फ्रेश वाटरमेलन है हमारे हिसाब से तो 10 है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने 10 की वैल्यू कितनी दी है? 20। तो हम कहेंगे 10 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ड्राई तरबूज कितने किलोग्राम का मिलेगा? 6 दूनी 12 केजी का मिलेगा। लॉजिक समझ में आया? बहुत समय लिया मैंने, बहुत आराम से समझाया आपको। ठीक, बहुत समय लेकर आप क्या कर लेंगे, एक बार चीजों को फिर से समझ लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आप उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की। जिसको पहला क्वेश्चन इस टाइप का नहीं समझ में आया, उसको दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे से क्लियर कर लो चीजों को। ये देखो भाई, क्या लिखा है? ताजे फल में 90% पानी है। तो आप लिख लेना 90%। सॉल्यूशन हम चालू कर चुके हैं, अच्छे से समझना। ठीक, 90% की वैल्यू कितनी होती है? 9/10। ये कैसा फल था? ये फ्रेश था। एफ का मतलब होता है फ्रेश, जिससे फल में केवल देखो क्या हुआ, 90% पानी है, कुछ दिन बाद कुछ पानी वाष्पोत्सर्जित हो गया, वेपराइज्ड हो गया। ठीक है ना? तो अब वो फल कैसा हो गया? वो फल हो जाएगा ड्राई यानी सूखा। अब कितने परसेंट पानी रह जाता है? 70% पानी रह जाता है। इसका मतलब 7/10। चीजें समझते चलना भाई। तो बताओ 60 किलोग्राम ताजे फल से, ये ओरिजिनल वैल्यू देके रखा है, कितने किलोग्राम? 60 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा या ड्राई फल प्राप्त किया जा सकता है? तो कुछ नहीं करना, आपको मैंने बताया था किसका अनुपात? वाटर रेशियो पल्प। वो मैंने अपने लैंग्वेज को सेट किया है। ठीक है ना? आप जैसा समझना चाहें। यहां क्या आएगा? वजन आएगा। यहां कैसा फल था? ताजा फल था। और यहां कैसा फल आएगा? सूखा फल आएगा। चलो, ताजे फल में टोटल वजन कितना मान लिया जाए? 10 केजी। तो अगर 10 केजी था ताजा फल, तो 10 के ऊपर वाटर कितना है? 10 के ऊपर वाटर है 9। अच्छे से समझना भाई। तो ये बताओ, जब 10 किलोग्राम का फल है, उसमें वाटर 9 केजी घेर रहा है, तो उसका पल्प कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा। आगे समझने के लिए, अब जब कुछ दिन बाद फल क्या हो गया है? फल से कुछ पानी वाष्पोत्सर्जित हो गया है, तो सूखा हो गया फल। मतलब पहले फ्रेश था तो अब ड्राई हो गया। तो सूखे तरबूज में यानी सूखा फल दिया है जो, उसमें पानी कितने परसेंट है? 70%। तो हम कहेंगे अगर इसका भी वजन 10 किलोग्राम था तो कितना पानी है उसके ऊपर? 7 किलोग्राम वाटर है, 7 लीटर वाटर है, जो समझना हो। तो कोई मुझे बताए, जब 7 वाटर है सूखे तरबूज में, ठीक, सूखने का मतलब ये नहीं कि पूरा सूख गया, पहले की तुलना में थोड़ा सा सूख गया। ठीक है ना? तो 7 है। अब बताओ ऑटोमेटिक पल्प कितना होगा? 3। और आपने क्या कहा था कि पल्प हर स्थिति में बराबर होगा। जितने दाने ताजे तरबूज में होंगे उतने ही दाने कितने में होने चाहिए? सूखे तरबूज में होने चाहिए।
आ गया समझ में? तो देखो यहां 1 है तो या तो इसको 1 बनाओ या तो इसको क्या बना दो 3, ये बराबर दिखना चाहिए, बस यही लॉजिक है। तो ऊपर हम इस बार किससे, देखो भाग नहीं दिलवाएंगे इसमें 3 से, नहीं तो 10/3 हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। तो हम ऊपर वाले में इस बार किससे गुणा करवाएंगे, 3 से। अच्छा समझ लो किसमें गुणा करवाए हैं, ऊपर वाले में 3 से गुणा करवाए हैं, तो इसमें भी 3 से गुणा होगा और इसमें भी 3 से गुणा होगा। तो गुणा करके यहां लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वजन में। अब देखो नीचे वाले में तो 1 से गुणा होगा ऑटोमेटिक, तो ऊपर वाले से जो ताजा तरबूज है वो कितने किलोग्राम का आया, 30 किलोग्राम का आया। ताजा तरबूज 30 किलोग्राम का, सूखा तरबूज तो कितना ही बना हुआ है, 10 किलोग्राम का। अब बताओ आपके हिसाब से ताजा तरबूज 30 किलो का, लेकिन क्वेश्चन वाले ने ताजा तरबूज कितना देके रखा है यार, फल 60 किलोग्राम, तो 30 की वैल्यू 60 केजी है, तो 30 में कितने का गुणा होगा, 2 का गुणा होगा, यही 1 की वैल्यू है। 1 की वैल्यू आई तो किससे गुणा करवा दो, 10 से, तो हमारा 10 दूनी 20 केजी क्या आ जाएगा, सूखा फल। तो 60 किलोग्राम ताजे फल से हमने क्या प्राप्त कर लिया, 20 किलोग्राम सूखा फल। जिसको ना समझ में आया हो तो अच्छे से एक बार और क्या करना, वीडियो देखना, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई यहीं तक था अपना परसेंटेज का पार्ट 9, यही थे हमारे यूनिक कॉन्सेप्ट्स। अब बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर पे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाई, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना और करवाना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, जो पार्ट होगा हमारा परसेंटेज मिसलेनियस का, तरह तरह के सवाल हम उसमें हल करेंगे। मिलते हैं भाई।